हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्टर स्किन नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी और श्याओ संचयन और सोंगलिन इसी के साथ कुछ निये सेक्ट से, यांग सेक्ट से, वेन सेक्ट से और लैन सेक्ट, इन सभी सेक्ट से एक साथ निकल चुके थे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने और साथ ही साथ डिमॉन वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने। लेकिन शायद कोई था जो कि डिमॉन वर्ल्ड में भी किसी को चाहता था या ये कहो कि उससे बचाना चाहता था, इसलिए वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया था। इसी के साथ वो लोग अपनी यात्रा के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ राजमहल के फिर से उसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी, जिसमें वो औरत एक इंसान पे चिल्ला रही थी क्योंकि वो आज वो नहीं कर पाया जो कि उसे करना चाहिए था, जो कि उसे बोला गया था करने के लिए, लेकिन शायद वो कर नहीं पाया। लेकिन वही आदमी फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, मुंह बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की थी? मैंने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब हमारी कोशिशें कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं। ना ही वो महाराज डर रहा है और ना ही वो लान वांग जी महाराज को गलत समझ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ फिर से वो औरत चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुमने थोड़ा सा कोशिश और कर ली होती तो तुम्हारा काम आज हो जाता, हम यहाँ पे इस मुसीबत में नहीं पड़े होते। अब हमें उनका इंतज़ार करना होगा, जब तक वो वापस नहीं लौटते हम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ वो लोग बस एक दूसरे पे चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी कम थी, यानी कि 2 लोग थोड़ा कम थे। अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए लगभग 6 घंटों के बाद वो लोग बैटलफील्ड में पहुंच चुके थे और लकीली वो लोग डिमॉन वर्ल्ड से पहले पहुंचे थे, क्योंकि डिमॉन वर्ल्ड सबसे पहले प्रवेश करेगा तो वो बैटलफील्ड में ही है। वहां पे जाने के बाद कुछ टाइम तक उन लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया ही था कि तभी उन्हें फिर से एहसास होता है कि यहाँ पे किसी और लोगों का भी प्रवेश हो रहा है, और वो पूरी तरीके से सचेत हो चुके थे कि वो कोई और नहीं, खुद डिमॉन वर्ल्ड वाले लोग हैं। उन्हें यहाँ पे आता देख सभी लोग अपनी जगह पे तैयार हो चुके थे और बस अब महाराज के आदेश का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आदेश दे और कब हम इन पे हमला बोल दें। यहाँ पे आते हुए डिमॉन वर्ल्ड के लोग बहुत अजीबो तरीके से आ रहे थे। कोई नाचते गाते हुए आ रहा था तो किसी की स्थिति ही खराब थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग यहाँ पे लड़ने नहीं, अपना सर्कस दिखाने आए हैं। और उनका नेता वो तो और भी गजब था, यूँ लहराते हुए चलते आ रहा था और उसकी तलवार भी उसके कंधे पे लगी हुई थी और उस पे ही उसने अपना पूरा भार डाला हुआ था। ऐसा लग रहा था न जाने वो तलवार उससे कितनी भारी हो रही हो, जो कि उसने उसे कंधे पे रखा हुआ था। लेकिन हाँ, उसके फेस पे एक स्माइल जरूर थी जो कि उसे ये किसी को भी ये फील करा सकती थी कि शायद उसने जो नज़ारा यहाँ पे देखा है वो नज़ारा उसने पहले ही अपने अंदर इमेजिन किया था और यहाँ पे उसे वो देखने को मिल चुका है। इधर डिमॉन वर्ल्ड के लोग जैसे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो तभी कल्टीवेटर्स जितने भी एक साइड को थे वहाँ से एक बंदे की आवाज़ आती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, पोजीशन चेंज करो। जैसे ही ये आदेश उनको मिलता है तो जितने भी वी सेक्ट के सैनिक थे वो अपनी पोजीशन चेंज करके डिमॉन वर्ल्ड की तरफ जा चुके थे, और साथ ही साथ उनके साथ 2 बड़े कल्टीवेटर भी थे और वो कोई और नहीं, वी दाओ के ही बच्चे थे। उनको सजा जब 5 साल में उनकी कंप्लीट हो चुकी थी, उन्हें कारागार से बाहर निकाला गया था और उसके बाद उन्हें बिल्कुल सैनिकों की तरह रखा गया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। फिर भी अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उन्हें यहाँ पे वैसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन अगले 2 साल में उन्होंने खुद को प्रूव किया था और इसी के साथ उन्हें एक स्पेशल ओहदा भी दिया गया था, जो कि अभी भी महाराज के अंडर ही आता था और महाराज के ही गुलाम बन के वो रह रहे थे। लेकिन फिर भी उनकी ताकत इतनी तो थी कि वो कल्टीवेटर तो कहलाए जा सकते थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें देख के ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक कला नहीं जानते हैं, ये बहुत सारी कलाएं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कभी भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन आज जो उन्होंने अपनी पोजीशन स्विच की है, अपने ग्रुप को ही छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा चुके हैं, ये तो क्लियर था कि ये लोग आज भी चेंज नहीं हुए हैं। और दगाबाजी तो इनके खून में इस तरीके से भर चुका है कि मानो हर जनरेशन में बस ये दगाबाजी ही करना जानते होंगे। विंग ने जैसे ही इनको देखा तो वैसे ही विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी शॉक्ड की वजह से। लेकिन अगले ही पल विंग ने भी यहाँ आदेश दे दिया कि कोई भी इन लोगों पे मर्सी नहीं दिखाएगा।
या फिर आज मारे जाएंगे या फिर मार डालेंगे। ऐसा कहते हुए विंग ने अपनी ही जो सेना थी उसको आदेश दिया कि वो आगे बढ़े और आक्रमण करे। इसी के साथ डिमॉन वर्ड और कल्टिवेशन वर्ड दोनों के ही नेता आपस में लड़ रहे थे और बाकी लोग दूसरों से लड़ रहे थे। लान वांगजी यहाँ पे एक वीदाओ के एक बेटे से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ वही जैन चेंग था जो कि वीदाओ के दूसरे बेटे से लड़ रहा था। और लैन सी चैन दूसरे को यानी कि उन सैनिकों को रास्ते से हटा रहे थे जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं उनको हार्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अजीब थी। जितना उन डिमॉन वर्ड के कल्टिवेटर को मारने की कोशिश सैनिकों को मारने की कोशिश की जाए वो उतना ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर इनके शरीर का एक हिस्सा कट जाए तो उस हिस्से में से एक और सैनिक उपज जा रहा था। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। वो जितना उन्हें मारने की कोशिश करते वो उतना ही बढ़ते जा रहे थे। अगर वो उन्हें नहीं मारते तो वो खुद मर जाते, लेकिन अगर वो उन्हें मारते तो उनके अपोजिट जो सेना खड़ी है वो बढ़ जा रही थी। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसी के साथ उस डिमॉन वर्ड के महाराज ने थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए अपने आप को थोड़ा सा विंग से दूर किया और इसी के साथ हंसते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या लगता है तुम्हें, तुम कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम हम सभी को तबाह कर पाओगे? तो तभी विंग उन सभी की तरफ देखते हुए मतलब एक अजीब सी सोच में डूब चुका था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जहाँ पे इन लोगों को मारने के बाद इन लोगों ने ख़त्म होना चाहिए था, ये उससे ही दोगुने होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे दल के लोग भी उस दल में हैं जो कि हमारी नीति को बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद किसी भी पल वो हमारी नीतियाँ इन्हें बता सकते हैं, या फिर ये कहो कि ये पहले से ही हमारी नीतियाँ जानते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से हमारे साथ दगाबाजी कर सकते हैं तो ऑफकोर्स सी बात थी, हमारी सारी की सारी रणनीतियाँ इसने पहले ही इन लोगों को बता के रखी होंगी और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने सैनिकों को तैयार किया है। जहाँ पे विंग शांति से इन सभी लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि इन्हें कैसे मिटाया जाए, वहीं पे बाकी सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा के उन लोगों के साथ लड़ रहे थे। लेकिन हाँ, वो बस मेक श्योर कर रहे थे कि इनके शरीर का कोई भी अंग जमीन पे ना पड़े, वो उसे पहले ही नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इतने देर में इन्होंने ये ऑब्जर्व तो किया था कि जितने भी इनके शरीर के अंग इनके शरीर से अलग होकर ज़मीन में पड़ रहे हैं वो उसी वक्त एक नए रूप में आ जा रहे हैं, या ये कहो कि एक नए प्राणी का रूप धारण कर रहे हैं। इसलिए उनको ज़मीन में ना पड़ने दे और स्पेशली इनको बस चोट लगे जो अंदरूनी हो, जो कि बाहर ना आ सके, और साथ ही साथ इनके शरीर का कोई हिस्सा भी टूट के इनसे अलग ना हो सके। यहाँ पे सभी लोग ये बातें जान चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में एक तनाव भरा माहौल बना हुआ था। क्योंकि वीदाओ के बच्चों ने ऑलमोस्ट सारी की सारी नीतियाँ वहाँ पे बता के रखी थी और इसी के चलते उस पूरी सेना को डिमॉन वर्ड की सेना ने घेर लिया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंग था जो इस स्थिति को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था, या फिर ये कहो कि वो इस स्थिति से कैसे निकलना है ये समझ चुका था। उसने एक स्वीट सी स्माइल अपने फेस पे लेते आते हुए अपने सिबियान को दोबारा से अपनी म्यान में रखा और उसे अपनी कमर पे टक कर लिया और साथ ही साथ अपनी कमर से चैंचिंग को निकालते हुए उसे बजाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो उस चैंचिंग को अपने होठों के करीब लेके आ रहा था, वैसे ही डिमॉन वर्ड का जो नेता था वो पैनिक होते जा रहा था। क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि विंग कहीं ना कहीं डिमोनिक कल्टिवेशन भी जानता है। उसे इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि वो मैजिक भी जानता है, वो डिमोनिक कल्टिवेशन भी जानता है, और कल्टिवेशन तो वो जानता ही है। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा पैनिक होने लगा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि विंग के लिए इन सभी को वेनिश करना 2 मिनट का काम है। 2 मिनट नहीं लगेंगे विंग को इन सभी को तबाह करने के लिए। जैसे जैसे वो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, विंग उससे दूर होते जा रहा था। यहाँ पे विंग उसको आदेश देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेना को रोक सकता हूँ, बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने फेस से ये नकाब हटाना होगा। अपना ये मास्क जो तुमने लगा के रखा है, किसी और का चेहरा जो तुमने लेके रखा है, उसको हटाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूँ। यहाँ पे हंसते हुए डिमॉन वर्ड के लीडर ने विंग को देखा और ये उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि विंग उसे पहचान सकता है कि उसने जो मुखौटा पहना है वो अभी नकली है, असली चेहरा उसने छुपा के रखा हुआ है। इसी के साथ उसने अपने उस नकाब को, उस मास्क को हटा दिया और साथ ही साथ वो इस वक्त उन सभी के सामने था, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। यानी कि लैन सिचेन, लैन वांगजी, विंग, जैन चेंग और साथ ही साथ सॉन्ग लैन भी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा
शॉक्ड हो चुके थे। हालांकि शोंगनेन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन हाँ, वो चाहता था कि ये xiao शिनचैन के सामने ना आए, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि xiao शिनचैन भी अगर इसे देखेगा तो वो पहचान जाएगा। विंग, जैनचैंग, लान वांगजी और लैन सिचैन इसलिए यहाँ पे शॉक्ड थे, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने लगभग 10 साल पहले वीदाओ का साथ दिया था, तब जब ये सभी लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। और उसने उस वक्त जिन्होंने इनके इस सीक्रेट प्लान को सबके सामने वीदाओ के सामने रखा था, ये वही बंदा था। हालांकि इसका नाम पता वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, तब से ही कहीं ना कहीं विंग को एक डाउट जरूर हुआ था कि ये इंसान नॉर्मल तो नहीं है। सिर्फ ये कल्ट्यूशन वर्ड को ही बिलोंग नहीं करता है, ये किसी अदर वर्ड को भी बिलोंग करता है, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि ये डेमॉन वर्ड को बिलोंग करता होगा। दूसरी तरफ सोंगलेन था, जो कि यहाँ पे ये सोच के शॉक्ड था कि अचानक से सुयंग ने अपना असली चेहरा यहाँ पे क्यों दिखा दिया, क्योंकि विंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो चाहे तो यहाँ पे सभी लोगों को एक साथ तबाह कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने आसानी से अपने चेहरे को कैसे दिखा दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में सुयंग मुस्कुराते हुए देख रहा था, या ये कहो कि अपने फेस पे एक विक्ट्री वाली स्माइल उसके सामने थी। जिस साइड को शुयंग देख रहा था, उस साइड को इस वक्त सोंगलेन ने भी देखना स्टार्ट किया, और वो कोई और नहीं xiao शिनचैन था, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं सोंगलेन को एक अनसिक्योरिटी होने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे देखने के बाद xiao शिनचैन सच में वो करे जो कि वो यहाँ पे करने आया है, कहीं इसको सच में बचाना स्टार्ट ना कर दे। हालांकि उसे ये पहले से ही पता था, भले ही सुयंग अपने चेहरे पे कितने भी नकाब ओढ़ ले, कितने भी मास्क लगा ले, कितने ही तरीके के रूप धारण कर ले, लेकिन फिर भी xiao शिनचैन उसे पहचान सकता है। भले ही वो दुनिया से अपने प्यार को छिपा सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का प्यार कभी ना कभी बाहर जरूर आएगा। और स्पेशली जब बात आए शुयंग की, तो वो उसे पहचानने से इनकार नहीं कर सकता। उसने xiao शिनचैन को अभी तक दूसरे जो सेना थी, जो डिमॉन वर्ल्ड की सेना थी, उसको तबाह करने के काम पे लगाया हुआ था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी xiao शिनचैन यहाँ पे सबके बीच में पहुँच जाएगा, और इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसी के साथ सुयंग ने अपनी आंखों को xiao शिनचैन से हटाते हुए विंग की तरफ किया, और उसके बाद हंसते हुए फिर से ऐसे क्वेश्चन किया, तो क्या कहते हो, अब तुम मेरी सेना को छोड़ सकते हो? वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझ पे दया दिखाओ। इसी के साथ उसने भी अपने सैनिकों को और भी ज़्यादा एग्रेसिव करने के लिए अपने मुंह से ही विजिल करना स्टार्ट किया, जिसके साथ उसके सैनिक इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे कि अब वो आर पार कुछ नहीं देख रहे थे। उनके सामने खुद उनकी सेना के लोग भी आ रहे थे ना, तो वो भी बस एक दूसरे को काट पीट रहे थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन है, कोई भी आ जाए, अब शायद उनसे टकरा नहीं सकता। पल भर में ही डिमॉन वर्ल्ड के सभी सैनिकों ने वहाँ पे तबाही मचा दी थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो विंग को क्लियर थी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सैनिक ही नहीं हैं, ये लोग पपेट्स हैं, यानी कि कठपुतलियाँ हैं जो कि इस इंसान के कहने पे चल रही हैं। यहाँ पे विंग ने अपने चेंजिंग को अपने होठों के करीब ले जाते हुए उसमें से धुन प्ले करना स्टार्ट किया, और अगले ही पल वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि वो ब्लैक स्मोक अब उन पपेट्स को रोकने वाला था। यहाँ पे जो कल्टिवेटर वो अपने साथ लेके आया था, जो सेना अपने साथ लेके आया था, उनके आसपास एक अलग सा ऑरा बन चुका था, एक अलग सा बैरियर सेट हो चुका था, और वहाँ पे वो जो ब्लैक स्मोक था वो उन पपेट्स पे बिल्कुल हमला किए जा रहा था। अभी 3 से 4 मिनट निकले ही थे कि यहाँ पे जो डिमॉन वर्ल्ड के पपेट्स थे वो अपनी हालत में थोड़े से खस्ता होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कभी कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे वेनिस हो सकते हैं, और अगर वो एक बार वेनिस हो गए तो उन्हें फिर दोबारा बनाया जाना इम्पॉसिबल है। अगर वो यहाँ पे बेहोश हो जाए या फिर मर जाए तो उन्हें दोबारा से पपेट्स बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पे अगर वो पूरी तरीके से वेनिस हो जाए, गायब हो जाए, उनका अस्तित्व ही मिट जाए, तो यहाँ पे उनको दोबारा से ज़िंदा नहीं किया जा सकता, दोबारा से उन्हें पपेट्स नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए शुयंग ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को फ्लाई करते हुए विंग के पास आने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे किसी और के साथ उसका सामना हुआ था, और वो था लान वांगजी। लान वांगजी यहाँ पे तलवारबाजी उसके साथ कर तो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार शुयंग के पेट के आर पार थी, जिसे देखने के बाद xiao शिनचैन चिल्ला चुका था, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि शुयंग के साथ ऐसा कुछ भी हो। और वो दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच चुका था, जहाँ पे शुयंग और लान वांगजी दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे।
और लाल जी की तलवार जो कि इस वक्त शुयंग के पेट के आर पार थी, उसे देखते हुए शाओ शिनचैन की भी हालत खराब हो चुकी थी, या ये कहो कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे था। लेकिन अगर वो यहाँ पे बेहोश हो गया तो शुयंग का क्या होगा। वो दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच चुका था। उसने लान जी के चेस्ट पे थोड़ा सा टाइटली प्रेस किया, जिसके चलते लान जी दूर जाके गिरा था। और उसने अपनी जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने शुयंग की जो स्पिरिचुअल पावर थी उसको नॉकआउट कर दिया था, ताकि उसका ब्लड जो है अब आगे और ना बह सके। इसी के साथ उसने जल्दी से जिस जगह से ब्लड बह रहा था वहाँ पे भी उसे रोकने की कोशिश की, और जल्दी से जल्दी वहाँ पे अपने ही कपड़े के टुकड़े से उसके वेस्ट को बांध दिया था, ताकि वो और ज़्यादा ब्लड लॉस ना कर सके। लेकिन यहाँ पे लगभग 2 मिनट और ये तमाशा चला, और इसी के साथ कल्टिवेशन वर्ड पूरी तरीके से सेफ था, और डिमॉन वर्ड के सारे पपेट्स वहाँ से गायब हो चुके थे। बस डिमॉन वर्ड में कोई बचा था तो वो था सुयंग, और साथ ही साथ वेदाओं के 2 बच्चे जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल थे। अगर वो भी पपेट्स होते तो ज़रूर वो भी यहाँ पे मर चुके होते, लेकिन वो जिंदा इंसान है, इसलिए उनकी आत्मिक शक्ति को थोड़ा ठेस पहुंची थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो अभी जिंदा तो थे, लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। सारा माहौल यहाँ पे ऑलमोस्ट शांत हो चुका था, और सभी लोग दौड़ते आते हुए इस वक्त श्याओ शिनचैन के करीब थे। और शोंगलैन ने चिल्लाते हुए श्याओ शिनचैन को बोला कि उसे अभी के अभी छोड़ दो और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पे श्याओ शिनचैन शायद अपना मूड बना चुका था। उसने सोंगलैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ? तो सोंगलैंग ने क्वेश्चन करते हुए श्याओ शिनचैन से पूछा, तो क्या तुम मैजिक वर्ड को छोड़ सकते हो? तो श्याओ शिनचैन ने आंसर करते हुए बोला, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सोंगलैन ने चिल्लाते हुए फिर से सुयांग को याद दिलाया कि वो कौन है। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो मैजिक वर्ड का एक नेता है, या फिर ये कहो कि लीडर है। वो उसे लीड करता है, और अगर वही उसे छोड़ के चले जाए तो उसका अस्तित्व कहाँ पे बचेगा। तो इसी बात पे श्याओ शिनचैन आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के अस्तित्व को बचा सकता हूँ, जबकि मेरा खुद का अस्तित्व यहाँ पे बिखर रहा हो। मेरा अस्तित्व हमेशा से ही शुयांग से जुड़ा था, और अगर वही यहाँ पे नष्ट हो रहा हो तो किसी और चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी है, लेकिन उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। अगर मैं इसका साथ नहीं छोड़ता तो कभी ये ऐसा नहीं करता। तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर एक बार मैं इसके पास होता तो ये हर एक चीज़ छोड़ सकता था, लेकिन मैंने गलती की, और मैं ही इसको अब सही रास्ते पे भी लेके आऊँगा। मैंने मैजिक वर्ड का आज और अभी से इसी वक्त से त्याग कर दिया है। तुम चाहो तो उसे आगे लीड कर सकते हो, नहीं चाहते तो उसको पूरी तरीके से तबाह कर सकते हो, लेकिन मैं उस पर अब वापस नहीं आ सकता। और रही बात इस इंसान की, तो मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आज के बाद ये किसी भी वर्ड में अपने इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगा, किसी भी वर्ड को तबाह करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज के बाद ये कभी भी किसी और वर्ड में दिखाई नहीं देगा। जब तक कोई और वर्ड वाला इसे इनवाइट नहीं करता तब तक ये उस वर्ड में कदम भी नहीं रखेगा, और इस तरीके से तबाही मचाने के बारे में तो कभी नहीं सोचेगा। इस बात पे बीइंग और लान जी के साथ साथ बाकी लोग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। मैजिक वर्ड, डिमॉन वर्ड, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिश्ता है? लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सच्चाई तो थी कि हाँ, मैजिक वर्ड और डिमॉन वर्ड दोनों के ही बीच में एक रिश्ता था। हाँ, वो रिश्ता बहुत पुराना नहीं था। शुयांग पहले मैजिक वर्ल्ड का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब से श्याओ शिनचैन ने उसे छोड़ के सोंगलैन के साथ रहना स्टार्ट किया, वो तब से ही उस बात से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसने श्याओ शिनचैन को अपनी फीलिंग्स बताई थी। उसे बताया था कि उसकी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी श्याओ शिनचैन ने उसे इग्नोर करते हुए सोंगलैन का साथ देना सही समझा, और इसी बात का शुयांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने तब से ही मैजिक वर्ड को छोड़ा था। कल्टिवेशन वर्ड में भी आने की उसने कोशिश की थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा सुटेबल जो वर्ड लगा था और वो था डिमॉन वर्ड। उस जगह पे उसका पहले कोई राज नहीं था, लेकिन उसने वहाँ पे उसके नेता को धोखा दिया था, और इसी के चलते उसने वहाँ की राजगद्दी पे अपना क्लेम किया था। और इसी के साथ तब से ही वो वहाँ पे अपना शासन चला रहा था। और इसी के लिए आज जब वो कल्टिवेशन वर्ड के साथ लड़ाई करने के लिए आया था, आक्रमण करने के लिए आया था, तो भी उसने उसी का रूप धारण किया था जो कि पहले वहाँ का नेता हुआ करता था। और लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं विंग समझ चुका था, इसीलिए उसने उसको उसका नकाब हटाने के लिए बोला था। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी थी, लेकिन बात आती है सुयांग की कि क्या श्याओ शिनचैन ने जो उसके बिहाव पे यहाँ पे बोला है,
क्या वो ये सब कुछ मान सकता है? क्या वो इसके बाद से डिमॉन वर्ड कल्टिवेशन वर्ड और मैजिक वर्ड इन दोनों में ही आक्रमण करना छोड़ देगा? तो इस बात पे शैव सिंचन श्योरिटी देते हुए बोलता है कि अगर आज के बाद इसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले ही पल वो श्याओ सिंचन को वहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि श्याओ सिंचन पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। यानी कि वो थोड़ा बहुत होश में था कि हाँ, वो सुन सकता था जो भी श्याओ सिंचन ने बोला था, लेकिन उसका आंसर वो कर नहीं पा रहा था। लेकिन श्याओ सिंचन यहाँ से इस तरीके से कैरी करते हुए तो उसे नहीं लेके जा सकता था, इसलिए उसे ज़रूरी था कि वो एटलीस्ट स्यू यांग को इस काबिल बनाए कि वो अपने कदमों पे चल सके। उसने जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट किया अपने स्पिरिचुअल पावर स्यू यांग को ट्रांसफ़र करने की। यहाँ पे सॉन्गलैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। दूसरी तरफ स्यू यांग था, जो कि ये अच्छे से समझ चुका था कि अभी अभी उसके साथ क्या हो रहा है। भले ही वो श्याओ सिंचन को पाना जरूर चाहता था, लेकिन श्याओ सिंचन को तकलीफ देना वो कभी भी नहीं चाहता था, और इस वक्त भी नहीं चाहता था कि अपनी जान को जोखिम में डाल के वो उसे बचाए। वो पूरी तरीके से कोशिश करना चाहता था कि इस प्रोसेस को रोक दे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने अभी रोक दिया तो कहीं ना कहीं इसका असर श्याओ सिंचन पे भी पड़ सकता है, और वो किसी भी तरीके से श्याओ सिंचन को इस वक्त खोना नहीं चाहता था। हाँ, अगर यहाँ पे वो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को रोक दे और सिर्फ उसी की जान जाए तो शायद उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगर इसका असर श्याओ सिंचन पे पड़ा तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो कभी भी नहीं चाहता था कि श्याओ सिंचन को इस तरीके से हार्म करे, और कहीं ना कहीं आज कल्टिवेशन वर्ड पे हमला करने का भी यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वो श्याओ सिंचन से मिलना चाहता था, या ये कहो कि उससे बात करना चाहता था। 5 मिनट के बाद फाइनली श्याओ सिंचन ने इस प्रोसेस को रोक दिया और उसको इस काबिल बना दिया कि वो एटलीस्ट अपने घाव को, मतलब थोड़ा सा अपने इंटरनल एनर्जी के साथ थोड़ा सा उसको अपने आप को मैनेज कर सके। यहाँ पे विंग ने फिर से अपनी तलवार की नोक शू यांग के गर्दन पे रख दी थी, लेकिन यहाँ पे श्याओ सिंचन ने फिर से विंग को एक ब्लीडिंग आइज के साथ देखते हुए अनुरोध किया कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ उससे ही होगी। लेकिन विंग ने अपनी तलवार को थोड़ा सा टाइट प्रेस करते हुए शू यांग के गले से एकदम चिपका ही दिया था। शू यांग जो कि कम्प्लीटली अभी अपने होश पे था, और साथ ही साथ श्याओ सिंचन जो कि उसको बहुत सिक्योरली अपने आर्म्स में होल्ड किया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वो 1 सेकंड के लिए भी उसे अपने से दूर करेगा तो शायद वो बहुत ज़्यादा देर कर देगा, और साथ ही साथ उसे खो भी सकता है। इसलिए वो उसे खोना तो नहीं चाहता था। उसने अपने आर्म्स में उसको और भी ज़्यादा टाइटली सिक्योर करते हुए विंग की जो तलवार थी उसको अपने हाथों से ही दूर चटक दिया, और उसके बाद फिर से अपने शब्दों से विंग को श्योरिटी दी कि आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए इस बार इसे माफ़ कर दे, और अगली बार मैं पूरा ध्यान दूंगा कि ऐसा कुछ भी ना कर सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन शू यांग को ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं आई। उसने अपने हाथों को श्याओ सिंचन के गालों तक ले जाते हुए उसके आंसू को पोंछ दिया, और उसके बाद बोला, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये करूं? अगर तुम ये चाहते हो तो मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। इसी के साथ उसने अपने आप को थोड़ा सा टर्न किया विंग की तरफ, और अपने आप को विंग के सामने बो डाउन करते हुए विंग को ये श्योरिटी दिलाए कि आज के बाद डिमॉन वर्ड किसी भी तरीके से कल्टिवेशन वर्ड या फिर मैजिक वर्ड के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा, किसी भी तरीके से उनको हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी तक होगा जब तक श्याओ सिंचन उसके पास होगा। अगर उसने उसे छोड़ने का फैसला लिया तो यहाँ पे वो सारी की सारी दुनिया को चला देगा, चाहे वो कल्टिवेशन वर्ड हो, डिमॉन वर्ड हो, चाहे वो मैजिक वर्ड क्यों ना हो। वो इन तीनों वर्ड में से किसी भी वर्ड को नहीं छोड़ेगा। इस बात पे श्याओ सिंचन ने शू यांग को फिर से अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं, चाहे तुम कहीं भी रहो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, और तुम्हारे साथ ही अब आगे लाइफ कंटिन्यू करना चाहता हूं। इसी के साथ शू यांग ने भी अपने हाथों को श्याओ सिंचन के अराउंड रैप कर दिया था, और उससे बोला कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। इसी के साथ वो दोनों धीरे धीरे उठते हुए वहाँ पे खड़े हो चुके थे, और विंग और बाकी सभी को बो डाउन करने के लिए तैयार थे। वो दोनों ही वहाँ पर से उन सभी को बो डाउन करके जैसे ही जाने वाले थे, तो तभी शू यांग पलटते हुए फिर से विंग की तरफ देखता है और उससे बोलता है, तुमने आज मेरी जान बख्शी है और मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान को मैं आगे लेके नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं यहीं पे इस एहसान को उतार देना चाहता हूँ।
ये बता के कि उस महल में कोई है जो कि डिमोनिक कल्ट्यूशन जानता है और तुमसे भी स्ट्रांग तरीके से जानता है। क्या तुम उसका नाम जानना चाहोगे? विंग ने भी एक क्यूरियोसिटी के साथ शुयंग की तरफ देखा और शुयंग समझ चुका था कि विंग सच में जानना चाहता है और उसने बस एक ही शब्द में विंग को आंसर करते हुए बोला, मिस्टर सियाओ। इसी के साथ वो वहाँ से पलट चुका था और अपने डिमॉन वर्ल्ड की तरफ बढ़ चुका था और यहाँ वो पीछे छोड़ गया तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक्ड, क्योंकि मिस्टर सियाओ और वो भी डिमोनिक कल्ट्यूशन जानता है। ये बात अभी तक सभी लोगों से छुपी कैसे रह सकती है? वैसे बात तो सच में ये सोचने वाली है कि आखिरकार मिस्टर सियाओ अगर डिमोनिक कल्ट्यूशन जानते हैं तो ये बात छुपी कैसे रह सकती है। लेकिन इसका भी खुलासा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।